बिल्कुल स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स पे। और चलिए आज के शो के बारे में बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज मार्केट आवर्स के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप शायद कुछ ओवल से अनाउंस कर सकते हैं। जैक्सन होल सिंपोजियम से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पावेल जी का जो है बयान आ सकता है फेड रेट कट्स को लेके, और ओवरऑल जीएसटी की भी जो है डेवलपमेंट्स आ रही है। तो वो सारे जो न्यूज़ फ्लोज हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के शो में क्या है उस पर नज़र डालते हैं। एलिमेंट्स क्या हैं, 2.5 पे जो है अहम एफएनओ स्टॉक्स पे जो है हमारी जो है नज़र रहने वाली है। 2.10 पे देखें तो वहाँ पे एनालिसिस जो है हम करने वाले हैं क्लोजिंग ट्रेड्स को लेके, जहाँ पे हमारे गेस्ट रहेंगे जहाँ वो बताने वाले हैं कि कौन से अहम क्लोजिंग ट्रेड्स हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी। 2.40 पे हमारा खास सेगमेंट है ऑप्शंस के चैंपियन का, उस पर भी जो है हमारा फोकस रहने वाला है, कहाँ पे हम कमाई के मौके बनते हैं वायदे बाज़ार में। और इसके अलावा बात करें तो अराउंड 3 बजे जो है मार्केट सेट 3 का भी सेगमेंट हमारे पास रहने वाला है, जहाँ पे हमारी नज़र होगी ओवरऑल कि किस तरह जो है स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 3:10 को 3:20 के बीच में देखेंगे BTST STBT जो ट्रेड्स हैं उस पर हमारी जो है नज़र रहने वाली है। और आखिर में 3:20 पे इवेंट्स टू वॉच रहेगा, यानी कि अगले हफ्ते के लिए क्या तैयारी आपको करनी चाहिए उस पर भी जो है हमारी विशेष रिसर्च आएगी। लेकिन आप चलते हैं बड़ी बातें की तरफ। बाज़ार में जो है बड़ी बातें में सबसे पहले है कि 6 दिनों की तेज़ी के बाद जो है बाज़ार पे एक छोटा सा ब्रेक लगा, एक कूल ऑफ देखने मिला है। कुछ घबराने की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स अभी भी रेस्पेक्टेड है। निफ्टी 150 अंक गिरा है, 25,000 लेवल्स के नीचे है। 24,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ज़रूर है। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो 400 अंक फिसला है, 55,350 के पास है। अराउंड 55,000 का भी सपोर्ट अच्छा है। एफएमसीजी में बिकवाली देखने मिल रही है। नेस्ले आईटीसी 1 से 2% फिसले हैं। आईटीसी में ऑफकोर्स फॉरेन ब्रोकिंग हाउस का जो है एक इंपॉर्टेंट डाउनग्रेड आया, बहुत दिनों बाद स्टॉक 400 के नीचे आया है। वही सीमेंट शेयर की बात करें तो यहाँ पे कमजोरी देखने मिल रही है। ग्रासिम अल्ट्राटेक सीमेंट 2% गिरे हैं। एक टाइप से चर्न जो है सेक्टर्स में देखने मिल रहा है, लेकिन फार्मा में जो है अच्छी तेज़ी आ रही है। इप्का लैब्स, दिविस लैब्स 1 से लेकर 2% तक चढ़े हैं। आखिर में डिफेंस शेयर की बात करें तो यहाँ पे जो है तेज़ी दिख रहा है कुछ काउंटर्स में। BEL लगभग 1% ऊपर है, बट कुछ खास उतना बड़ा अप मूव नहीं बाज़ार में दिखने मिला। एक रेंज में जो है बाज़ार पूरा फंसा हुआ है, लेकिन ये जो है ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड ही था, एक कूल ऑफ होना। बाज़ार निफ्टी बैंक दोनों एक रेंज में जाना। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी सपोर्ट ज़रूर है और हरे निशान में दोनों इंडेक्स हैं। मानसी, ऐसे बाज़ार में न्यूज़ फ्लोज भी अगर आते हैं तो उतना बड़ा जो है इम्पैक्ट नहीं देखने मिलता है, बोरिंग हो जाता है। और फ्राइडे और बोरिंग अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम यहाँ इसमें भी जो है आप कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लेके आए हैं, तो बताएं क्या है ये आपके बिग बजर्स क्या रहने वाले हैं। एब्सोल्युटली शरद, हाँ चैलेंजिंग है इस बाजार में कुछ बजिंग मोमेंटम ढूंढना। और ये एक्सपेक्टेड तो था ही। आज सुबह जब हम विदेशी बाजार के संकेत देख रहे थे, हमें लगा भी था और बता भी रहे थे हम हमारे व्यूअर्स को कि हो सकता है कि एक फेज आज का सेशन जो है ये दिखेगा, शायद मुनाफा वसूली नजर आ सकती है। 6 सेशंस चल गए हैं बाजार, तो वहां से अब 25,000 के लेवल्स को बचा ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा फिलहाल तो नहीं हो रहा है। 24,924 के लेवल्स पर करीब 150 अंकों की गिरावट पर निफ्टी कामकाज करता हुआ, और ऐसे में डिफेंसिव का रोल जो है वो फार्मा क्षेत्र निभा रहा है। बिग बजिंग मोमेंटम की अगर बात करें, फार्मा सेक्टर में हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं, और इनफैक्ट एकमात्र सेक्टर है इस वक्त जो कि मजबूती की चाल और बाजार में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। इसमें एप्का लैबोरेटरीज, डिविस लैबोरेटरीज और औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स को देखें, 1.25% से लेकर 3% तक के मूव्स ऑन पॉजिटिव साइड इन स्टॉक्स में नजर आएंगे आपको। सो फार्मा शेयरों में तेजी, और इसमें लैबोरेटरी, काउंटर्स, हॉस्पिटल से जुड़े सारे स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। दूसरा है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ABFRL। ये स्टॉक में कल भी तेजी थी, और आज के सत्र में जहां मार्केट लैकलस्टर है वहां पर भी तेजी नजर आ रही है। आज हम देख रहे हैं करीब 7% की तेजी। कल से लेकर आज तक की तेजी को अगर जोड़ दीजिएगा, 10% से ज्यादा की तेजी स्टॉक ने महज 2 दिनों में देख ली है। तो स्टॉक पे भी आगे बातचीत होनी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट से चर्चा भी करेंगे, और अगर पोजीशंस हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए उस पर विस्तार से बातचीत भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा टेलीकॉम प्लेज पर भी रखें नजर, बिकॉज AGR बकाया पर राहत मिलने की उम्मीद से वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में एक मूवमेंट हमने देखी, और इस वक्त 9% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। साथ साथ टेलीकॉम विभाग के प्रस्ताव पर PMO फैसला लेने जा रहा है। सो टेलीकॉम से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं, और कर्ज में कमी की उम्मीद से इंडस टावर में भी
मजबूती आज के सत्र में देखने को मिली है। इंडस टावर के स्टॉक को भी एक बार पुल अप करेंगे। सो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज है जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि टेलीकॉम रिलेटेड स्टॉक्स पर इस वक्त नजर आ रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए। टेक्स माको रेल, आज बाजार खुलने से पहले भी हमने आपके सामने इस स्टॉक को रखा था, बताया था कि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को। ऑर्डर विन, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, इसका इम्पैक्ट दिख सकता है। स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी दिखा रहा है। और ईएमएस कैटेगरी में डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर मोतीलाल ओसवाल की आज एक रिपोर्ट आई है। उनका बाय रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है और लक्ष्य जो है बढ़ाए हैं। 22,100 के पहले सुझा रहे थे, 22,300 के अब सुझा रहे हैं। 16,850 पर ये खड़ा है और 22,300 के टारगेट्स जो है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट एंटिसिपेट करके चल रही है। सो क्लियरली एमएस कैटेगरी के स्टॉक्स में डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी नजर रखनी चाहिए। एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट का एक्शन इस वक्त हम स्टॉक में देख रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब इंडेक्स वाइज आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पर बातचीत करते हैं। अभिषेक, आज लगा तो था कि 25,000 के लेवल्स शायद जो हैं इन स्तरों को हम बचा ना पाएं। इस वक्त हम देख रहे हैं 25,000 के नीचे और यही हफ्ते में हमने 25,100 150 तक के लेवल्स भी देखे ज़रूर है। मार्केट का ये टेक्सचर ना फ्राइडे सेशन जो दिख रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये कहना तो बहुत जल्दी होगा कि वन ऑफ है या फिर सोमवार तक सिचुएशन संभल जाएगी, बिकॉज ओवर द वीकेंड अगर ग्लोबल अनिश्चितताएं आ जाती है तो बाजार कौन सी दिशा पकड़ेगा ये कहना चैलेंजिंग हो जाता है। बट क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त मिल रही है? मानसी हाँ देखिए, वीकेंड को लेकर थोड़ी चिंताएं तो रहती हैं कि ट्रंप क्या बोलें, क्या खबरें आएँ, लेकिन मार्केट के टेक्सचर में ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 6 दिनों में हमने 600 पॉइंट की तेज़ी देखी, आज गिरावट 150 पॉइंट की हो रही है, तो उसमें से हमने 1/4 गंवाई है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। आज दिक्कत की बात यह कि देखिए निफ्टी बैंक थोड़ा वीक था निफ्टी के मुकाबले, और आज उसमें थोड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक के 12 में से 12 शेयर आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और बैंकिंग के अलावा मेटल, एफएमसीजी, तेल गैस वाले जो शेयर हैं आज ये कमज़ोर हो रहे हैं। आज सिर्फ फार्मा और मीडिया ये 2 सेक्टर इंडेक्स हैं जो मजबूत हैं। ऑटो इंडेक्स हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बाजार में कोई पैनिक वाली सिचुएशन है। देखिए पैनिक की सिचुएशन या उसका सेंस कहाँ से मिलता है? वो मिलता है मिड कैप से और स्मॉल कैप से, कि थोड़ा डर वहाँ सबसे पहले पता चलेगा। पैनिक तो थोड़ा भारी भरकम शब्द हो गया, लेकिन थोड़ा जो डर होता है ना वो मिड कैप स्मॉल कैप से पता चलता है। ये दोनों के दोनों इंडेक्स अभी आप देखिए ये आपको सपाट कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। हरे निशान में फिलहाल ये टिकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्योरली एक प्रॉफिट टेकिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग करना भी चाहिए मेरा मानना है। जब आपके पैसे बन रहे हों, जब आप 600 पॉइंट की एक तरफा तेजी देख चुके हों, तो थोड़े प्रॉफिट तो आपको लेने चाहिए, और वही आज के सत्र में होता हुआ दिख भी रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैक्सन होल में यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के संबोधन पर बाजार की नज़र है। देखते हैं कि वहाँ से क्या निकल के आता है। तो आज उनका संबोधन होने वाला है। निफ्टी आज 25,000 से 24,900 हमने बताया था कि ये आप सपोर्ट रेंज मान के चलिए, वहां पर आप आगे के लिए बाइंग भी कर सकते हैं। उसको बचाने की कोशिश में, हालांकि हमने उम्मीद की थी कि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आएगी बाजार में। वो आई थोड़ी मोड़ी, बट वो टिक नहीं पा रही है। तो अब इंट्राडे के लिए हम देख रहे हैं कि 25,000 का रेजिस्टेंस है, 25,000 को पार करने में दिक्कत आएगी। सपोर्ट की बात करें, थोड़ा बड़ा और नीचे गया तो 24,850, उसके ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। अब यहाँ से ज़्यादा कोई तनाव की बात नहीं है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो पोजीशन हल्की रखें। और आपने सही कहा कि नहीं वीकेंड वगैरह पर थोड़ा कॉशियस रहने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 27 तारीख को देखिए टैरिफ, मतलब पीटर नोवारो डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर हैं, उन्होंने तो कही दिया है कि नहीं 50% लग जाएगा। हालांकि उस 50% के मायने नहीं, हम तो उम्मीद करके ये चल रहे थे कि 25% जो है, क्या इस पर कोई बातचीत होगी, क्या ये थोड़ा नीचे आएगा, बात इसकी हो रही थी। तो देखते हैं। अब मेन जो बाजार में अगर मान लीजिए अगर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत कब आएगा, 24,800 के अगर नीचे जाएगा निफ्टी ने, तो ही ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत की बात लग नहीं रही है। निफ्टी बैंक थोड़ा वीक जरूर है, और निफ्टी बैंक को हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है 55,300 के आसपास है। एक अहम सपोर्ट है 55,200 के आसपास के। देखते हैं, निफ्टी बैंक थोड़ा वीकनेस है, इसको थोड़ा अगर अवॉइड कर दें, बहुत ही इसमें हल्का रखें आप ट्रेड, क्योंकि बड़े जो बैंक्स हैं ना उनसे सहारा नहीं मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक अटेम्प्ट कर रहा है 2000 के पास जाने के, लेकिन फिर वो गिर के 1975 रुपए के भाव के नीचे चला जा रहा है। आईसीसी बैंक कल जो चला था मैक्सिमम तेजी आज आईसीसी बैंक ने गंवा दी। एसबीआई को हमने देखा कि 830 तक गया, 830 एक बहुत बड़ा हर्डल था। तो बैंकिंग में ना अब यही 3-4 बैंकों पर दारोमदार है कि अगर ये चलते हैं तो बाजार को दिशा मिलेगी, अदरवाइज मामला थोड़ा ठंडा हो जाता है।
लेकिन ऐसी कोई मुझे लगता है कि घबराहट की बात नहीं है। अगर किसी को बाय ऑन डिप करना है, आज ना करें, थोड़ा वेट कर लें। सोमवार को बाजार अगर मिले अगर इन्हीं स्तरों पर, तो ठीक है, आपके लिए खरीदारी के मौके भी बन जाएंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है खरीदारी के मौके ज़रूर बनते हैं, क्योंकि बाय द डिप रणनीति जो है अभिषेक बहुत अच्छा चल रहा था, खास करके निफ्टी को लेकर। लेकिन चलिए, हमारे साथ जो है कपिल शाह जुड़ रहे हैं एमके ग्लोबल से। गुड आफ्टरनून कपिल, बताएं अभी बाजार का सेटअप क्या लग रहा है? थोड़ी सी ब्रीदर ज़रूर आ रही है वीकेंड के पहले, लेकिन ओवरऑल सेटअप कैसा लग रहा है? अब अगला ट्रिगर क्या आएगा? अगले क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं जहाँ से अप मूव दिखेगा? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मार्केट का अगर हम यहाँ पे एक विश्लेषण करते हैं तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था कि पिछले 70 दिनों में मार्केट 700 पॉइंट की रेंज में 70% ऑफ टाइम रहा हुआ है। लेवल वाइज 25,200 ऑन द हायर साइड, और कहाँ ना कहाँ पे 24,500 लेवल नीचे की ओर हमें देखने मिले हुए हैं। 24,250 जो उसके ऊपर का लेवल था, तो करीबी वहां पे जाके थोड़ा सा हमें आज रिएक्शन देखने मिला हुआ है। लेकिन ये जो बड़ी रेंज है 24,500 और ऊपर में 25,250 की, तो इसके बीच में एक छोटा सा सपोर्ट लेवल और सपोर्ट बैंड बनती है 24,700 से लेकर 24,800 के लेवल पे। तो ब्रॉडर व्यू मार्केट का कहाँ ना कहाँ पे साइडवेज टू पॉजिटिव ही लग रहा है। और मार्केट में जो अभी करेक्शन आ रहा है तो शायद थोड़ा सा और गहरा सकता है, लेकिन 24,700 से 24,800 की एक अच्छी सपोर्ट बैंड है। अगर वहां पे हमें कुछ रिवर्सल साइन देखने मिलते हैं तो फिर से थोड़ा सा हमें इजाफा ऊपर की ओर देखने मिलेगा। लेकिन जो डिसिसिव ब्रेकआउट या फिर पॉजिटिव जोन में आने के लिए मार्केट को कहाँ ना कहाँ पे 25,200 के लेवल के ऊपर चलना होगा। लेकिन अभी के लिए तो साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड है। जी बिल्कुल, साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड है। और अभिषेक ने बहुत अच्छे से जो है, आप देखिए, इम्पॉर्टेंट जो रीजंस भी बताते कि बाजार में गिरावट क्यों देखने मिल रही है। अनसर्टेनिटी ग्लोबल में भी है, कच्चे तेल भी ऑलमोस्ट $67 के ऊपर है, और जो डोमेस्टिक क्यूज़ भी आ रहे हैं, अभी क्लैरिटी नहीं आई, अनाउंसमेंट्स आ गए हैं मार्केट की, वो ट्रेड्स भी रिवर्स हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ऑफकोर्स अनिश्चितता के साथ हम ओवर द वीकेंड जा रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पैनिक करें। कपिल, इस सिनारियो में आपके कुछ टेक्निकल पिक्स भी होने वाले हैं, ज़रा बताएं कौन से स्टॉक्स पे हमारी नज़र होनी चाहिए? जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट का तो साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स में हमें एक आउट परफॉर्मेंस भी देखने मिल रहा है। तो लेट्स से कि आज जो फार्मा सेक्टर है, तो फार्मा सेक्टर में भी काफी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला है। थोड़ा सा गहराई से देखते हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को हम पीएचडी कह सकते हैं, फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक। तो पहले तो फार्मा की स्टॉक्स की मोमेंटम थोड़ी सी ऊपर नीचे रही हुई थी, आज हालांकि फार्मा स्टॉक्स काफी अच्छे कर रहे हैं। हॉस्पिटल स्टॉक्स ने काफी अच्छा काम किया था, लेकिन अभी जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है वहां पे भी कुछ एक ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है। तो डायग्नोस्टिक सेक्टर्स में से लाल पैक लैब पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है। 3,380 के लेवल पे स्टॉक चल रहा है, पॉजिटिव सेटअप है। 3,250 का स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके ऊपर 3,600 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वहां पे KEI करके स्टॉक है। स्टॉक कैपिटल गुड्स का से बिलोंग करता है। कैपिटल गुड्स हालांकि काफी बहुत अच्छा तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे देखने मिल रही है। तो 4,010 के लेवल के अराउंड ये स्टॉक चल रहा है। 3,860 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 4,300 तक की इसकी मोमेंटम हम देख सकते हैं। अच्छा, पीएचडी वर्ड बता दिया। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक मैं तो बताती ही रहती हूँ जब फार्मा की बात करती हूँ, और सब सेगमेंट्स और सारे सब सेगमेंट्स के नाम एक एक कर बताते हैं, लेकिन अब पीएचडी ही कहेंगे इसे। और शरद, हेल्थ केयर, इनफैक्ट फार्मा की बात करें, कितने सारे सब सेगमेंट्स हो चुके हैं, और इट हैज एक लार्ज सेक्टर हो चुका है, जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं। जी बिल्कुल। और मानसी, हमारी डिस्कशन ये 3-4 हफ्ते पहले से ही थी कि देखिए, अगर अनसर्टनिटी आ रही है आपको फार्मा स्पेस से, जो इनका एक्सपोजर बाहर का है, इसका मतलब डोमेस्टिक स्पेस तो उतना खराब है नहीं ना, डोमेस्टिक टूरिज्म है, लोग जो है ओबेसिटी बढ़ रही है देश में। तो डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज, मैनकाइंड फार्मा लीजिए, आप बता रहे थे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, फिर हम बात कर रहे थे हॉस्पिटल स्टॉक्स, लेबोरेटरीज, फिर आपके लेबोरेटरीज, फिर आपके स्पेशलिटी। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, तो ऑप्शंस बहुत है मानसी। एब्सोल्युटली। और माने या ना माने, फार्मा, दवाइयाँ, हेल्थ केयर, इसकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। और नॉट जस्ट किसी बीमारी की दवा पर, जैसे ओबेसिटी आप कह रहे हैं, या किसी भी तरह के, जैसे हम बातचीत करते हैं टूथ को लेकर, इस तरह के अलग अलग तरीके के हेल्थ केयर और चीज़ों को, बिकॉज लोग हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। इंसान तो है ही, लेकिन अब जानवर पे भी नज़र रखिए। अब पूछिए क्यों?
जायडस लाइफ लिस्टेड स्पेस में एकमात्र कंपनी, सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस भी किया था कि स्ट्रे डॉग को ट्रीट करना है रेबीज का। तो Yes. रेबीज का इंजेक्शन के बहुत सारे काम जो है जायडस लाइफ के पास है, 90% अनलिस्टेड में है, तो उस पर भी जरूर जो है नजर रखें। हालांकि स्टॉक में उतना रिएक्शन नहीं आ रहा है, बट याद रखिए अगर आप हेल्थ केयर की बात करते हैं तो जानवर को भी ना छोड़े पीछे। बिल्कुल। तो देखिए इस तरह से ये स्पेस जो है वर्कआउट कर रहा है, वर्कआउट करता भी रहेगा। लेकिन चलिए कुछ और स्पेसेस की भी बात करते हैं। और कपिल, जैसे फार्मा सेक्टर है एकमात्र सेक्टर जो कि आज के सत्र में तेजी दिखा रहा है, आईटी सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा सरप्राइज दिया था इस हफ्ते और अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड हमने देखा। यहाँ तक कि हम ये बात कर रहे थे कि आईटी सेक्टर नतीजों के की शुरुआत जब हुई थी तब सेंटिमेंट्स बुरी तरह से आईटी सेक्टर के लिए कमज़ोर हो चले थे, अब शायद कमबैक हो गया है। आज के सत्र में निफ्टी आईटी इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अब भी कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों में हरे निशान के साथ कामकाज है। लाइक्स ऑफ कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फैसिस, एलटीआई माइंट्री, सारे स्टॉक्स तेजी की चाल इस वक्त दिखा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आईटी सेक्टर को आप? जी मानसी जी, इसको थोड़ा सा मैं विस्तृत तौर पे मैं आपको बताऊं तो इसका निफ्टी आईटी एक वैसा चार्ट है जो टेक्निकली काफी रीडेबल चार्ट बना हुआ है। तो जैसे हमारा एनालिसिस था कि 2010 से लेकर 2025 तक यानी 15 साल की हिस्ट्री में इंडेक्स के अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम किस तरीके से आए हुए हैं। तो एक कॉमन रीडिंग हमने देखी हुई है कि जब भी आईटी सेक्टर चलता है तभी 20 से 22 महीनों के लिए चलता है और उसके बाद में 30 से 35% का करेक्शन हमें देखने मिलता है। तो ये एक ब्रॉडर साइकिल रहा है इसका। और जब भी ये इंडेक्स 20-22 महीनों के लिए चलता है, जब भी इसका एक पॉजिटिव दौर रहता है, तभी भी आपके कुछ इंटरमीडिएट करेक्शन इसमें देखने मिलते हैं। और इंटरमीडिएट करेक्शन की इंटेंसिटी कहां ना कहां पे 17-18% की होती है। तो जब भी बड़े करेक्शन आते हैं 35%, जब भी छोटे करेक्शन आते हैं तभी 17-18% की करेक्शन आती है। तो साइकिल के हिसाब से हम एक बुलिश ट्रेंड में तो है, लेकिन बुलिश ट्रेंड का जो इंटरमीडिएट करेक्शन के फेज में हम आ चुके हैं। ऑलरेडी इंडेक्स ने 10-12% अपने इमीडिएट हाई से गवा चुका है। थोड़ा बहुत और हम पेन देख रहे हैं एक लॉन्ग टर्म बैक बनाने के लिए। लेकिन जब भी ये सेक्टर पैन आउट होगा तो हमारा सबसे पहले ध्यान मिड कैप स्टॉक्स पे काफी रहेगा। वहां पे हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिलता है। और अभी के पहलू को देखते हैं तो हाँ, मिड कैप स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और उसमें भी जो रैंकिंग वाइज हम देखते हैं तो कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जहां पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने मिल रहे हैं। जो कि स्टॉक अभी नीचे गिरा हुआ है, 1600 का काफी अच्छा सपोर्ट लेवल दिया हुआ है। हालांकि इंप्रूवमेंट करके फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे आ गया है। तो इमीडिएटली तो बाय की अपॉर्चुनिटी हमें देखने नहीं मिलती है, लेकिन जब ये वो 1770 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिलनी चाहिए। लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड को अगर हम देखते हैं और एक पोजिशनल बैक देखने मिलती है तो आईटी इंडेक्स 32,500 से लेकर 33,000 का जो उसका प्राइस बैंड रहेगा वहां पे एक अच्छा पोजिशनल बैक रह सकता है। ठीक है, आईटी को लेकर ये व्यू हो गया। आज हम बाजार में देख रहे हैं कि ऑटो का जो इंडेक्स है ना आपको सपाट दिखाई देगा और सपाट होने की वजह यह है कि कुछ शेयर तो गिर रहे हैं। हीरो मोटो में कमजोरी है। हीरो मोटो को हमने देखा था कि 5,100 रुपये के ऊपर चला गया था। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, शेयर करीब 2% नीचे है। लेकिन ऑटो स्पेस में ही मारुति सुजुकी रिकॉर्ड बनाने के बाद भी जोश में है। आधे % के आसपास की तेजी मारुति में है। और एमएनएम की बात करें तो 1% की तेजी एमएनएम में है। और बजाज ऑटो में भी आज के सत्र में हल्की तेजी दिखाई दे रही है। तो ये तीनों के तीनों शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। संख्या सीमित है। जो निफ्टी के जो गेनर्स की सूची आप देखेंगे तो सबसे ऊपर एमएनएम ही 1% के आसपास की तेजी है। कपिल, एक बार जरा एमएनएम को लेकर आप व्यू दीजिए। एसयूवी मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन, 3,432 का इसने हाई बनाया था। 3,411 के आसपास से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तेजी का। एमएनएम मान लीजिए किसी को फ्रेश लॉन्ग करना हो ट्रेड के लिहाज से, आपको लगता है कि सही प्राइस पॉइंट पर है और यहां से भी तेजी का सौदा ले सकते हैं? जी अभिषेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने आउट परफॉर्मेंस रखा हुआ है। पिछले 200 दिन का जो उसका कंसोलिडेशन पैच था जहां पे ऑटो इंडेक्स एज सच 31,200 के लेवल के यहाँ पे अटक रहा था, तो वो वहां पे हमें काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। जब भी ऐसे ब्रेकआउट आते हैं लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पैच के बाद में तो लाजमी है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी देखने मिले। लेकिन इसके बीच में कुछ कुछ काउंटर्स हैं जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी रही हुई है। एमएनएम जो भी आपने बताया ऑल टाइम हाई के लेवल पे चल रहा है, 3,400 का स्टॉक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गेयरिंग करके हमें चलना चाहिए कि
पूरे का पूरा ट्रेड एक साथ ना डालते हुए 3,400 पे पार्शियली हमें बाय करना चाहिए और यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन कहाँ ना कहाँ पे 3,280 तक का हमें रखना चाहिए। तो ऑन अ डिक्लाइन थोड़ा सा इसमें एक्यूमुलेट हम कर सकते हैं, पूरी का पूरा क्वांटिटी अभी एट वन गो नहीं करना चाहिए। और इसका स्टॉक का पॉजिटिव रुझान तब तक रहेगा जब तक ये स्टॉक 3,170 के लेवल के ऊपर चल रहा है। तो 3,400 से 3,280 एक्यूमुलेशन जोन और 3,170 के स्टॉप लॉस से इस यहाँ पे पोजीशन हम बना सकते हैं। ठीक है, एमएनएम को लेकर ये व्यू। एक शेयर जिसकी हमने पिटाई होते हुए देखी थी अरविंदो फार्मा स्पेस में, क्योंकि एक कंपनी अक्वायर करने की खबर आई थी कि ये प्राग की कंपनी जेंटिवा को अक्वायर करने वाले हैं। हालांकि बाद में अरविंदो ने कहा कि नहीं हमने बाइंडिंग एग्रीमेंट कोई साइन किया नहीं है। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मतलब कंसर्न्स ये भी थे कि ऑलरेडी हमने देखा था कि फाइनेंशियल्स थोड़े से वीक इनके हैं, नंबर्स कमज़ोर आए थे और डेट भी है कंपनी पर, तो सवाल उठने लगे और शेयर की हमने पिटाई होती हुई देखी। आज ये रिकवर कर रहा है, शेयर करीब 1% के आसपास की तेज़ी है। कपिल जी, कितना कन्विक्शन है कि शेयर ये संभल गया जो झटका लगा था? हालांकि ऐसे कोई मतलब थोड़ा शेयर हाल फिलहाल वीक ही रहा है। अरविंदो को लेकर व्यू क्या होगा आपका? औरोबिंदो स्टॉक में जो करेक्शन है फिलहाल मीन्स फार्मा का पैक हम देखते हैं तो औरो फार्मा कहाँ ना कहाँ पे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हमें देखने मिला हुआ है। स्टॉक का 1000 लेवल के अराउंड काफी अच्छे सपोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकली भी कहाँ ना कहाँ पे 1000 लेवल से स्टॉक ने मूव किया हुआ है और ब्रॉडर रेंज उसकी 1000 रुपया नीचे में और 1275 रुपया ऊपर में रेंज रही हुई है नीचे के लेवल पे है। लेकिन अभी तक इतना कोई एंकरेजिंग साइन हमें नहीं देखने मिल रहा है कि जहां पे हम अपनी ट्रेड की बैक बना पाए, क्योंकि उसने अपना प्रीवियस स्विंग हाई भी क्रॉस नहीं किया हुआ है। सारी की सारी जो शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो एक ट्रेडर के लिए एक मोमेंटम होना बहुत जरूरी होता है जो इसमें मिसिंग है। औरो फार्मा में तो अभी ट्रेड की कोई व्यू नहीं बन रहा है, लेकिन इसके अलावा जो डॉक्टर रेड्डी है वहां पे कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें बिल्ड होते हुए देखने मिल रही है। चलिए, ये एक राय औरोबिंदो फार्मा पर 1.25% की तेजी के बीच यहाँ पर कामकाज। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में भी मजबूती का रुझान नजर आ रहा है। लेकिन हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राजेश पालविया हैं हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। फ्राइडे सेशन हम देख रहे हैं, मार्केट में लैकलस्टर मूव्स नजर आ रहे हैं, बिकवाली ज्यादा हावी होती हुई। मिड कैप एकमात्र स्पेस जहां पर हम कुछ हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं, बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो कमजोरी है। आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज बताएं, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जरूर आज निफ्टी में तो दबाव देखने को मिला, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी एक्शन है। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है उनो मिंडा। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड देखने को मिली है। थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि साइन है एक सस्टेन बाइंग एक्शन का। और जिस तरीके के चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखे, हमें लगता है उनो मिंडा का ये मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ऑन द हायर साइड वी आर प्रोजेक्टिंग टारगेट ऑफ अराउंड 1320 1340 की तरफ इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1245 के आसपास। वहीं अगर हम देखें तो आज डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। तो उसमें एक मिड कैप स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये स्टॉक को भी अगर हम देखें तो एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए, अब ये स्टॉक 220-22 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है तो अपोलो माइक्रो सिस्टम के अगले टारगेट 250 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 224। ओके तो चलिए, ये दो स्टॉक्स हैं राजेश जी के रेडार पर। और हाँ, इंडेक्स वाइज भले ही हम एक्शन कम देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मूव्स और सेक्टर्स भी इनफैक्ट फार्मा सेक्टर कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक डाउन ट्रेंड ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी फार्मा की ही तरह आज ज़बरदस्त मूव और एक्शन देखने को मिला है। लेकर आए वोडाफोन आइडिया का स्टॉक। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, दिन की शुरुआत से इस स्टॉक में मजबूती थी, लेकिन वोडाफोन आइडिया में इस वक्त करीब 10% का इजाफा देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इंडस टावर का स्टॉक, वहाँ पर भी तेज़ी नज़र आ रही है। और इस तेज़ी के पीछे के कुछ कारण हैं और ये सारे के सारे रीजनिंग लेकर शरद है हमारे साथ। शरद, क्या वजह है जिसके चलते टेलीकॉम प्लेयर्स में इतनी रैली ऑन वन सच सेशन देखने को मिल रही है? मानसी, देखिए रिटेल का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। हालांकि जो है
फंडामेंटल्स तो इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, ये तो बाजार को बाद में बताएगा, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी अपमूव आए ज़रूर बताएं। मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के पास जो है जो एक प्रपोजल है वो पीएमओ को जा सकता है, नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे। ऑफकोर्स ये जो चीज़ है 3 से 4 महीना पहले ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन अब जो है शायद कॉल लिया जा सकता है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे रिलीफ ऑप्शन सजेस्ट किए गए हैं और बाजार का मानना है कि कुछ रिलीफ जो है जो है अनाउंसमेंट्स आ सकती है। अगर बात करें तो टोटली 83,000 करोड़ का जो है आपको एजीआर ड्यूज जो है गवर्नमेंट को देखने मिल रही है। और आप सोच रहे होंगे कि इंडस टावर्स में इतनी अच्छी रैली क्यों आ रही है। इंडस टावर्स के जो है आप देखें कि डेट रिडक्शन जो है इनका चल रहा है वोडाफोन आइडिया का, और बहुत सारा डेट जो है इंडस टावर्स अपने बुक्स पे रखे वोडाफोन आइडिया के टावर्स को लेके, तो वो भी जो है धीरे धीरे के कम होगा। तो आप देखिए 2 स्टॉक्स चल रहे हैं अच्छे मोमेंटम से, और इसकी जो पॉजिटिव रिएक्शन भारतीय एयरटेल में भी देखने मिल रही है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि 1 साल भी ये टिक नहीं पाएंगे कि सिर्फ बैंक लोन से, तो इनको जो है एजीआर ड्यूज की भी रिलीफ चाहिए, और वो प्रपोजल जो है पीएमओ के पास गया हुआ है ऑलरेडी। अब शायद लगता है कि थोड़ी रिलीफ आ सकती है। आंकड़ों की बात करें तो कुछ खास चेंज नहीं आया, 3 साल पहले जो कहानी था वही कहानी है। गवर्नमेंट डेट की बात करें या नेट लॉसेस की बात करें, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है वोडाफोन आइडिया के लिए, और ऐसे भी इनकी सब्सक्राइबर्स जो है लॉसेस ही चल रही है। तो ऑपरेशनली उतना अच्छा कुछ खास मूव नहीं है, और फाइनेंशियली भी अभी भी सवाल लगा हुआ है। लेकिन हाँ, ट्रेड मूव हो सकता है, शायद पुल बैक भी देखने मिल सकती है, लेकिन इंडस्ट्री अच्छा हो चुका है। अब इंडस्ट्री अगर अच्छा हुआ तो मैं बता दूं इंडस्ट्री अच्छा क्यों ट्रिगर्स हो रहा है। इंडस्ट्री का फोकस जो है अब जो है आप कहेंगे कि वैल्यू के तरफ जा रहा है, वॉल्यूम के तरफ नहीं। जो आपके 1 GB वाले जो पैक्स थे वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं और थोड़े महंगे साइड में जा रहे हैं। आरपू भी बढ़ रहा है, 2-3 क्वार्टर से 5G सर्कल्स में एक्सपेंशन हो रहा है। अगले 6 महीने में एनालिस्ट का मानना है कि आरपू सारे ही बड़े टेलीकॉम कंपनीज का 8 से लेके 12% तक बढ़ सकता है। और एक और चीज़ बता दें कि आरपू लेवल जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया आपके स्क्रीन पे आएगा। 209 रुपये का जियो है, भारतीय एयरटेल 250 का है, वोडाफोन आइडिया 165 का है। और क्या पता जियो की लिस्टिंग भी की कुछ अनाउंसमेंट या कुछ झलक अगले 1 हफ्ते में दिखने मिल जाए। तो टेलीकॉम स्पेस में एक्शन बना हुआ है, टेलीकॉम एंसिलरी में भी एक्शन बना हुआ है भारत नेट 3 प्रोजेक्ट्स का। तो ये सेक्टर है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इस ऑप्शंस की जो पिक है वो हमारे टेक्निकल गेस्ट करेंगे। कपिल, बताएं कौन सा जो टेलीकॉम या टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है और ये पोजिशनल लंबे अवधि के बेट ले सकते हैं, उस पर बताएं। तो सबसे पहले इंडस टावर ही एक रडार में आता है, क्योंकि बीच में हमें काफी स्टीप करेक्शन देखने मिला हुआ था। लेकिन उसके पहले स्टॉक का जो 318-320 का लेवल है वो काफी टाइम तक एज अ रेजिस्टेंस काम किया हुआ था। मीन्स 2018 से लेके 2024 तक, यानी 6-7 साल तक ये पर्टिकुलर 318 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम किया था। और ये डेवलपमेंट काफी अच्छी होती है कि जब भी आपके 6-7, 8 साल का जब भी एक रेंज का ब्रेकआउट होता है, स्टॉक प्राइस फिर उसको रिटेस्ट करते हैं और रिगेन करते हैं, तो एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से हमें देखने मिलता है। करंटली हाँ, स्टॉक प्राइस का काफी करेक्शन हमें देखने मिला था 425 से लेवल से लेके 330 तक। 330 के लेवल के यहाँ पे काफी बेस बनाया हुआ है, और स्टॉक में पिछले 4-5 दिनों से हमें एक अप मूव देखने मिल रहा है। तो स्टॉक को फिर से 4-5 दिन का काफी एक्सट्रीम अप मूव हो गया, तो इसको थोड़ा सा अगेन एक्यूमुलेट करना होगा 355 से लेके 345 के लेवल तक। और ऊपर में जो उसकी अपसाइड पोटेंशियल हम इमीडिएट टर्म में देखते हैं, तो कहां ना कहां पे 375 तक की अपसाइड पोटेंशियल बन सकती है स्टॉक की। यहाँ पे देखें तो इंडस टावर्स में जो है एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है, और यहाँ पे जो है खरीदारी की सलाह देखने मिल रही है। लेकिन एक साइड बाजार की बात करें तो यहाँ पे जो है गिरावट बढ़ते जा रही है। निफ्टी बैंक अब 1% गिर गया, 55,200 लेवल्स के नीचे आ गया है। डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए गिरावट बढ़ चुकी है, और ये जो है ICICI बैंक और HDFC बैंक के भी शेयर्स पे एक बार नज़र डाल देते हैं कि ये ड्रैग कहाँ से आ रहा है। इस पर और भी थोड़ा डिटेल्स लेके आएंगे, लेकिन जल्द से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार की गिरावट थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिख रही है, और निफ्टी की कमजोरी हो गई है 200 अंकों से ज़्यादा की। 24,900 का स्तर भी निफ्टी ने तोड़ा है। करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट निफ्टी में है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी ज़्यादा है, करीब 600 अंक नीचे निफ्टी बैंक 55,150 के आसपास, यानी कि 55,200 पर एक छोटा सपोर्ट था। निफ्टी बैंक ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और एक्सपर्ट तेजस शाह हमारे साथ हैं। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक इंडेक्स पर व्यू दीजिए तेजस, क्या यहाँ से और आप गिरावट गहराते हुए देख रहे हैं, या फिर कॉन्ट्रा ट्रेड करने की आप सलाह देंगे?
या अवॉइड कर दें, नो ट्रेड? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी की जो 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो करीबन 24,800 के करीबन है। तो मेरे हिसाब से अगर 24,800 के करीबन आता है तो निफ्टी में मुझे लग रहा है वहां से एक रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और वीकेंड है, तो मेरे हिसाब से अभी ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। बट जो सपोर्ट की बात करें तो 24,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है, जब तक ब्रेक नहीं करता है मुझे यहाँ से कोई बड़ी गिरावट लग नहीं रही है। अगर 24,800 का स्तर अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो ही मुझे लग रहा है कि एक 150 से 200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। अदरवाइज वी कैन एक्सपेक्ट अ माइनर पुल बैक फ्रॉम दिस लेवल। पुलबैक भी आ सकता है 24,800 के लेवल को। हमने भी कहा था कि जब तक 24,800 के ऊपर है बाजार में आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यह है कि देखिए सामने वीकेंड खड़ा है, अब 2 दिन का वीकेंड, थोड़ी अनिश्चितता तो है जिस तरह का माहौल है कि क्या होगा, क्योंकि अमेरिका की नाराज़गी सिर्फ भारत को लेकर नहीं है। अमेरिका की नाराज़गी इस बात से भी है कि आप रूस से क्यों कारोबार कर रहे हैं, क्यों कच्चा तेल खरीद रहे हैं। शी जिनपिंग चाइना से जो मुलाकातें हो रही हैं, भारतीय विदेश मंत्री की, फिर पीएम मोदी भी जाने वाले हैं इस महीने के आखिर में, तो इसको लेकर भी उनकी थोड़ी सी नज़रें टेढ़ी हैं कि आप उनसे करीबी क्यों बढ़ा रहे हैं। भाई हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन ये क्या अब ये जियो पॉलिटिक्स अलग ढंग से काम करती है। अमेरिका की जो मांगे हैं वो थोड़ी सी अलग ढंग की हैं। इसके चलते थोड़ी अनिश्चितता है बाजार में और ट्रेडर नहीं चाहते हैं कि नहीं वीकेंड पर अपना सिरदर्द वो लेकर जाएं, तो थोड़ी सी पोजीशन भी काट रहे हैं, उसके चलते प्रेशर आ रहा है। और बाकी कुछ तेज़ी इतनी हुई थी तो प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन तेजस जी ये बताइए कि शेयर कौन से आप खरीदने की सलाह देंगे, क्या ट्रेड करना है? दोनों बाय के सौदे हैं या फिर सेल साइड का भी कोई ट्रेड है? दोनों बाय के सौदे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी काफी गिरावट के बाद निफ्टी फिर से एक सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। तो जो मैंने पहले जो स्टॉक चुना है वो डिफेंसिव स्टॉक है, डॉक्टर रेड्डी लिमिटेड। डॉक्टर रेड्डी लिमिटेड की हम बात करें तो कल के सत्र में हमने एक ब्रेकआउट देखा था डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का, और स्टॉक ने कल 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है। आज भी हल्का सा फॉलोअप बाइंग आया है स्टॉक में। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। डॉक्टर रेड्डी में स्टॉप लॉस लगाना है 1240 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1320 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1360 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। ये स्टॉक में भी अगर देखेंगे तो हमने एक अच्छी खासी खरीदारी देखी थी रिसेंटली। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक एक करेक्शन मोड में था, बट आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने एग्जैक्टली 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल कैंडल फॉर्म किए, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई और डेली चार्ट जो संकेत दे रहा है कि स्टॉक यहां से भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। पूना वाला फिनकॉर्प में स्टॉप लॉस लगाना है 446 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 481 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 495 का। ठीक है, पूना वाला फिनकॉर्प और डॉक्टर रेड्डीज, ये 2 शेयर आपको बताएं तेजस जी ने। पूना वाले के लिए जो टारगेट है 481 रुपये का, डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो 1320 और 1360 रुपये के 2 टारगेट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। एक बार जरा नज़ारा टेक के शेयर को लेकर आइए स्क्रीन पर। कल हमने देखा था कि इंट्राडे में थोड़ी संभलने की कोशिश ये कर तो रहा था, क्योंकि 1100 रुपये के भी नीचे ये शेयर चला गया था। इस वक्त भाव 1150 का है, लेकिन 4-4.5% की गिरावट है और दिन के निचले स्तर पर ही है। सरकार जो ऑनलाइन गेमिंग, रियल मनी गेमिंग को लेकर जो कानून लेकर आई है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि घबराहट है, क्योंकि नज़ारा का एक निवेश था मूनशाइन टेक्नोलॉजीज के जरिए पोकरबाजी में। 46% का स्टेक था और बड़ी आय उनके तकरीब 35-38% आय वहां से आती थी। अब उसको पूरा राइट ऑफ करने की बातचीत हो रही है। राजेश जी, आपसे व्यू जरा जानना चाहेंगे। अब ये मैंने तो कभी ये मतलब मनी गेम क्या ऑनलाइन गेम ही मैंने मतलब शायद नहीं खेले होंगे। पुराने ज़माने में कभी वीडियो गेम खेले हैं या फिर हैंड गेम जो आता था उसमें तो खेले हैं। आप जरा अपना बता दीजिए कि आपने खेले हैं क्या ये ऑनलाइन गेम वगैरह, और ये नज़ारा टेक में करना क्या चाहिए, किसी के पास है तो क्या करें? क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें इसका बताया जा रहा था कि अगर आप हटा दें इनके पोकरबाजी वाले कंपोनेंट को तो 971 रुपये की फेयर वैल्यू इनकी बनती है। आपके हिसाब से क्या कर रहे हैं अब इसमें शेयर में?
तो देखिए अभिषेक जी, मैंने भी कभी गेम नहीं खेले, या ऑनलाइन जो गेमिंग का अभी जो ट्रेंड चला था उसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन कभी कोई डाउनलोड भी नहीं किया ऐप। हाँ जरूर, बिल्कुल आपके जैसे ही हमने भी बचपन में जो वीडियो गेम हुआ करते थे जो हम टीवी पे खेलते थे वो जरूर खेले, लेकिन कभी भी मोबाइल पे ना कोई गेम खेलते ना ये ऑनलाइन गेमिंग में कभी पार्टिसिपेट किया। नज़ारा टेक में जिस तरीके का हिट लिया है अब ये बिल पास होने के बाद, हमें लगता है कि जरूर एक डिसअपॉइंटमेंट तो रहा है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए। और जो कि एक देखने को मिला था कि एक नया ट्रेंड यहाँ पे डेवलप होते हुए दिख रहा था, और जिसमें काफ़ी यूथ और काफ़ी बड़ा एक पार्टिसिपेशन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे बनते हुए दिखा था, तो वो कहीं ना कहीं अब डिरेल होते हुए दिखेगा। और उसके चलते ये स्टॉक में एक बड़ा कट देखने को मिला विथ वॉल्यूम एक्शन। स्टॉक में जो ब्रेकडाउन हुए वो ये दिखाते हैं कि अब यहाँ पे अब जब तक ये स्टॉक 1225 1240 के ऊपर नहीं आता है, ट्रेंड अभी वीकर साइड पे ही रहेगा, और हो सकता है कि हमें और भी गिरावट देखने को मिले टुवर्ड्स 1100 और 1060 की तरफ। नज़ारा टेक पर ये व्यू लेकिन हमारे सहयोगी शरद दुबे और जरा मानसी दवे को भी दिखाइए। शरद, मैंने देखी कभी कभार ना वो लूडो खेला है मस्ती मजाक के लिए, टाइम पास के लिए ऑनलाइन जो आते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आपने तो कुछ और गेम्स खेले होंगे ऑनलाइन, ये इंटरनेट वाले गेम्स। जी बिल्कुल अभिषेक, हमने ऑनलाइन गेम्स खेले हैं, बहुत सारे ई स्पोर्ट्स वाले गेम होते हैं तो मैं भी खेलता हूँ। हमारे नाम अलग अलग रहते हैं और हमारी जो कंप्यूटर मशीन्स होती है वो बहुत फास्ट होती है, तो हम लोग मल्टीप्लेयर गेम्स भी बहुत खेलते हैं, जैसे कि काउंटर स्ट्राइक स्कूल में खेलते थे, और अब तो बैटलफील्ड और बहुत सारे हैं। हाँ लेकिन एक चीज़ है, गेम ऑनलाइन मनी गेम शरद, मनी गेम होता है, बट मनी गेम क्या होता है कि जैसे मेरी एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मुझे और सजाना है, स्किन्स लेना है, बंदूक लेने हैं, तो उस पर खर्चा होता है मेरा। लेकिन पैसा कमाने के लिए जल्दी से वो ऑप्शंस वाले गेम्स अभी तक तो मैंने नहीं खेले हैं, और शायद अब तो खेलने भी का मौका भी ना मिले। हाँ अभिषेक, मानसी आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए आप भी। जी अभिषेक, ये जो अभी शरद बता रहे थे ना कि कैरेक्टर्स के लिए उन्हें सजाने के लिए, या फिर उनको किस तरह से हम देखना चाहते हैं हमारे गेम्स में, उसमें पैसे खर्च होते हैं। और जिस गेम की भी वो बात कर रहे थे उस तरह के गेम्स ऑफ कोर्स, और मनी गेम्स भी। लेकिन एक बात तो तय है कि ये सारे गेम्स जो हैं उनमें भी किसी ना किसी तरह के एल्गोरिदम्स या कुछ स्ट्रैटेजी होती है, और उससे जब भी आप खेलेंगे हो सकता है कि 2 या 3 बार आप उसमें कुछ कमा जाएं, लेकिन उसके बाद एक शॉट में वो आप गवा भी देते हैं। पूरा कसिनो जैसा रहता है मानसी, उसको कहा जाता है कि एट द एंड हाउस विंस। हाँ, एट द एंड द हाउस विंस, वही कहा जाता है। तो हम तो नहीं जीत सकते, द हाउस विल ऑलवेज विन। और खेले हैं क्योंकि घर में मेरा छोटा भाई है, और द यूथ और वो जेनजीज जो हैं उन्हें काफ़ी पसंद है, और ये बहुत अच्छा हुआ है इनफैक्ट, क्योंकि एक एडिक्शन हो जाता है एक तरह से, और यूथ जो है उन्हें किसी तरह से इस एडिक्शन से दूर करना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है। अच्छा तो ये एडिक्शन की लेवल तक चीज़ें नहीं जानी चाहिए। और देखिए यूथ आपने आपकी ताकत है देश की, ये गलत दिशा में लगे, ये बेटिंग में लगे, ये सट्टेबाजी में लग जाए तो ये ठीक नहीं है। और हमने देखा कि एडिक्शन ये मोबाइल का कितना खतरनाक है, हम देख सकते हैं अपने परिवेश में, अपने आसपास भी। इस बीच एक खबर आ रही है ब्लूमबर्ग के सूत्रों के हवाले से कि सरकार ने सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, और कुछ और चीज़ें भी इसमें आ रही हैं, ये भी हम आगे लेकर आएंगे कि DLI स्कीम के तहत 23 चिप डिज़ाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में तो टाटा भी है, हम देख रहे हैं कि HCL भी है उसमें। अब ये ठीक है, इसको आगे देखेंगे कि और क्या खबर आती है इस पर। अगर कोई हमारे रिपोर्टर मिलते हैं तो उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन निफ्टी अब 200 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 550 अंकों की भारी भरकम गिरावट में देखने को मिल रही है। डेक्सन टेक पर एक व्यू ले लेते हैं। कपिल जी, डेक्सन टेक पर मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आई है, और मोतीलाल ओसवाल काफ़ी बुलिश हैं डिक्सन की अपने सेगमेंट में लीडरशिप को लेकर। कंपनी लगातार इनोवेट भी कर रही है, नए नए क्लाइंट्स भी जोड़ रही है, आगे बाजार निश्चित तौर पर बड़ा होने वाला है। वैल्यूएशन एक कंसर्न होता है, लेकिन बावजूद उसके जो उन्होंने टारगेट है उसको बढ़ा के कर दिया। आई थिंक कि 22,600 का टारगेट दिया। एक बार जरा रिपोर्ट्स लेकर आइएगा सामने।
डिक्सन आज अच्छी रफ्तार, और हम देख रहे हैं कि 14,000 रुपए तक गिरने के बाद लगातार ये शेयर लगभग 3,000 रुपए इसने जोड़ लिए हैं फिर से। क्या आप सलाह देंगे? हालांकि रिटेल के लिए तो मुश्किल होता है कि 16-17,000 रुपए का शेयर एक खरीदें, वो फिर भी आपकी इस पर रिकमेंडेशन क्या है? किसी के पास है तो टारगेट्स आप क्या शेयर करेंगे? और डिक्सन का बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ तो उसने काफी टाइम से अच्छी एक मेंटेन की हुई है, और सेक्टर का एक टेल विंड भी रहा हुआ है कि जो ईएम स्पेस के काफी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन लेट्स से एम्बर है, डिक्सन है, तो वहां पे एक बूस्ट हमें देखने में मिला हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल एज एन एंटायर पैक भी हमें फिलहाल के दिनों में कुछ एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। टेक्निकली इसका देखते हैं तो डिक्सन स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन 17,000 से लेकर 70,100 का एक माइल्ड एक रेजिस्टेंस लेवल देखने मिलता है, और हम एक रेजिस्टेंस लेवल के कगार में है। स्टॉक प्राइस फ्लिप भी हो सकता है वैसे, तो बेटर है कि थोड़ा सा कंफर्मेशन ले ले कि जब ये स्टॉक 17,100 के ऊपर में सस्टेन हो जाए तो इस स्टॉक में फिर से एक ऊपर की ओर इजाफा देखने मिल सकता है। और जिसके पास ये पोजीशन होती है ऑलरेडी, तो बेशक इसको हम होल्ड कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में जो इसके स्टॉप लॉस बैठने चाहिए आइडियली कहाँ पे 16,300 के स्टॉप लॉस बिठाकर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और अपसाइड में शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव से 18,500 की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और पोजीशंस ऐड करनी होती है तो 17,100 के ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक है, 17,100 के ऊपर आप पोजीशन को ऐड कीजिए। चलिए, 2:45 बज गए हैं। 45 मिनट का बाजार आज के सत्र में शीर्ष रह गया है, या फिर अगर हम कहें कि इस हफ्ते में 45 मिनट की ट्रेडिंग बची है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपके लिए मौके कहां पर अच्छे बनेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, कुछ अच्छी रिसर्च, कुछ बढ़िया स्टॉक्स भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। इस वक्त बाजार दिन के निचले स्तरों पर 24,884 के लेवल्स, 25,000 के लेवल को तो हमने सरेंडर कर दिया, लेकिन नीचे की तरफ और ज्यादा गिरावट गहराती हुई फिलहाल तो नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव आप पाएंगे, वहीं ब्रॉडर मार्केट्स में भी वॉलेटाइल मूव्स है जरूर। बैंक निफ्टी 55,192 के स्तर, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज यानी कि मार्केट ब्रेथ को अगर समझेंगे तो वहां पर भी डिक्लाइन यानी कमजोरी का पलड़ा भारी पाएंगे। मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में फिसलता हुआ, और साथ साथ फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर रखें। दिन की शुरुआत में स्पाइक्स नहीं नजर आए थे, लेकिन ड्यूरिंग दिस सेशन हमने वहां पर भी स्पाइक अप देखे हैं। कंफर्ट लेवल के पास है जरूर, लेकिन इंडिया विक्स में कोई भी स्पाइक नजर आना वो एक कंसर्न का काम करता है। 3% तक के स्पाइक यहाँ पर इंडिया विक्स में फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे हैं। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स राजेश पालविया, कपिल शाह और तेजस शाह जुड़े हुए हमारे साथ, एक एक उनसे कुछ स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं। राजेश जी, ABFRL के चार्ट्स को देखें, 7% की तेजी के साथ आज के सत्र में जहां बाजार कमजोर है, इस स्टॉक में बढ़िया तेजी का मोमेंटम, और सिर्फ आज ही नहीं, कल इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती है, और एडअप अगर करें तो ऑलमोस्ट 10% तक के मूव्स दिखाए इस स्टॉक ने। मानसी जी, स्टॉक में अगर हम देखें तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से काफी अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक एक करेक्टिव फेज में था। अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला था, लेकिन आज जिस तरीके से वीकली और डेली चार्ट बनते हुए दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक के रेंज का ब्रेकआउट अब यहाँ पे होते हुए दिखा, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि स्टॉक बॉटमिंग आउट होने के साइन भी यहाँ पे देते हुए दिख रहा है। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से कि यहाँ पे बॉटम बन गया या नहीं बना, बट लुकिंग एट द रिकवरी ऑन नियर टर्म चार्ट, हमें लगता है कि अब ये स्टॉक 78 रुपीज के ऊपर अगर ट्रेड करता रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 85-86 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। 85 इसके लिए क्रूशियल हर्डल है। अगर ये 85 के लेवल को सरपास करता है इस पुलबैक में, तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे बॉटम बनने के साइन कंफर्म होंगे, एंड देन स्टॉक में फिर गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी रैली शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस पे अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। बट टाइम बिंग, जब तक 85 के लेवल क्रॉस नहीं होते, 78 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड में 85 के आसपास इसको वापस एक बार रिव्यू करें। एक राय इस वक्त ABFRL के चार्ट्स पे इस वक्त 7% की तेजी पर यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन राजेश जी ने जो स्ट्रैटेजी आपको सुझाई है उस पर गौर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन के चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ ऑप्शन की रणनीति लेकर जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, जिस तरीके से अभी मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का टोन है, तो यहाँ पे जो सेक्टर्स कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, जहाँ पे पहले से ही स्ट्रेंथ थी और आउट परफॉर्मेंस दिख रही थी, ऑटो स्पेस, वहाँ पे फोकस करने की रिकमेंडेशन होगी। तो इसमें M&M जो कि अमंग दी टॉप परफॉर्मर नेम है,
यहाँ पे एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन दिख रहा था और अब उससे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है अभी ये स्टॉक में कंटिन्यू रहेगा और नियर टर्म में यहाँ पे आपको करीब करीब 35, 60, 3700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 3400 वाली कॉल जो करीब 35 के पास ट्रेड कर रही है, उसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 11 के स्टॉप लॉस के साथ 80 तक के टारगेट्स के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस करीब 4800 का हो सकता है, जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 9000 का है। M&M 3400 की कॉल खरीदने की राय 35 रुपए के दाम पर, लक्ष्य 80 का स्टॉप लॉस। 11 का अधिकतम मुनाफा 9000 का होने की संभावना और वर्कआउट ना करें तो अधिकतम नुकसान 4800 का हो सकता है। अजीत, शुक्रिया ये ऑप्शन का ट्रेड हमें बताने के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपके स्क्रीन पर। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने सलाहकार से एडवाइस लें और उसी के बाद FNO ट्रेडिंग में उतरें। चलिए, बाजार तो दिन के निचले स्तरों पर है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट्स एट 3, BTST, STBT ट्रेड्स और ट्रिगर्स भी आपको बताएंगे। क्लोजिंग कॉल्स पे और देखिए बाजार पे जो है गिरावट बढ़ी है, बट ऑफ कोर्स 24,800 का लेवल है, वहाँ पे सपोर्ट ज़रूर है। आशा है कि ये लगातार दूसरे स्ट्रेट वीक रहेगी जहाँ पे पॉजिटिव गेन से बंद हो। एक ब्रीदर बाजार ले रहा था, लेकिन थोड़ी सी सेलिंग ज़रूर इंटेंसिफाई हुई है। तेजस, यहाँ पे मिड कैप IT स्पेस पे 2 काउंटर्स बहुत अच्छा जो है इसी बाज़ार में भी मेंटेन रखे हैं। वो है कोफोर जो परसिस्टेंट सिस्टम, दोनों ही मिड कैप IT स्पेस के कंपनीज़ हैं। यहाँ पे ज़्यादा गिरावट नहीं आ रहा है। कोफोर्स तो देखिए डेज हाई लेवल्स पे ही है। पहले कोफोर्स से बात शुरू करते हैं। तेजस, क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स लग रहे हैं तेजस के, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए इस बाज़ार में भी जो है सपोर्ट अच्छा है। कोफोर्स की बात करें तो स्टॉक जो है काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है पिछले 3 दिनों से। 200 दिन की मूविंग एवरेज से के सपोर्ट से स्टॉक ने एक रिवर्सल के संकेत दिए थे और पिछले 2 दिन से फॉलोअप बाइंग भी आ रही है और आज 50 दिन की मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस सरपास कर दिया है। मेरे हिसाब से बायस थोड़ा माइल्डली पॉजिटिव है। 1760 के करीबन एक माइल्ड रेजिस्टेंस है। एक बार अगर ये स्तर निकलता है तो मुझे लग रहा है एक 80 से 100 रुपए की रैली हो सकती है स्टॉक में। तो ये स्टॉक में बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। और परसिस्टेंट की हम बात करें तो परसिस्टेंट का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली वीक है एज कंपेयर टू कोफोर्स। सो मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। 5450 से लेके 5500 के बीच में काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है परसिस्टेंट में टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम्स की राय आ रही है और इस पे देखें तो स्टॉक लगभग 5400 लेवल्स पे जो है ट्रेंड कर रहा है। आज गिरावट बढ़ गई है। मेटल्स पे इसकी चमक देखें तो 2 दिन के बाद रिवर्सल आया है। PSU बैंक्स, FMCG, रियल्टी, IT सारे खेमे पे जो है अभी थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर ज़रूर आ रही है। बेटर होगा कि पोजिशनल कॉल्स पे ज़्यादा फोकस रखें और कुछ काउंटर्स ऑटो जो है अभी भी अपना स्ट्रेंथ बना के रखें। बड़े नाम ही हैं जनरली, लेकिन अशोक लीलैंड हाल ही में अच्छी मोमेंटम और क्या कहते हैं कि ब्रोकरेजेस के इम्पैक्ट अच्छे दिखने मिल रहे थे रिपोर्ट्स पे, अभी भी हरे निशान पे ट्रेड कर रहा है। अमोल, आप ज़रा बताएं। आप गुड आफ्टरनून अमोल, आप हमारे साथ ज्वाइन किए। शुरू करते हैं अशोक लीलैंड से ही। ज़रा बताएं क्या आपकी व्यूज़ होगी यहाँ पे। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। हाँ। आई थिंक ये वीक अच्छा गया है अशोक लीलैंड के लिए। 7.63% का रैली मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रेंज फंसा हुआ था 125 126 वहीं पे कंसिस्टेंटली एक रेजिस्टेंस ले रहा था, वो सक्सेसफुली क्लियर किया है और वीकली क्लोजिंग भी इसके ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा करेक्शन जरूर हुआ है बट वो पॉजिटिव साइड पे ही है अभी भी। मुझे लगता है ट्रेंड अप है और रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए। रिवर्सल का लेवल रहेगा 134 135। उसके ऊपर बुलिश मोमेंटम या फिर एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 140 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड 129 128 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन रहेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू में तो स्ट्रेंथ ज़रूर देखने मिल रही है और कुछ ऑटो काउंटर्स जो हैं शांत ज़रूर हैं, लेकिन देखिए ओवरऑल ट्रेंड अगर डोमेस्टिक फेसिंग है तो अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन चलिए मार्केट से 3 पे चलते हैं। हमारे साथ आनंद शुक्ला जुड़ रहे हैं। आनंद बताएं मार्केट से 3 में कौन से स्टॉक्स रहेंगे आपके रडार पे आज।
जी शरद, 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है वो है मेटल का। मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील देखें, टाटा स्टील करीब करीब 2% की गिरावट दिख रही है शेयर में, वहीं सेल में करीब करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें तो आज ABFRL की आदित्य बिरला फैशन के शेयर में 7% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और जो वॉल्यूम है वो औसत से 10 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। करूर वैश्य की बात करें तो हरे निशान में कारोबार करता नज़र आ रहा है शेयर और औसत से 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया की बात करें तो DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने राहत के लिए PMO को प्रस्ताव भेजा था। 8% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है शेयर में और 2 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो नज़ारा टेक पर खबर आई है जहाँ पर मूनशाइन टेक ने रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग कारोबार को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो मूनशाइन टेक है इसमें कंपनी की करीब करीब 46% हिस्सेदारी थी। 4% की कमजोरी दिखा रहा है शेयर। इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो कंपनी को करीब 500 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो उत्तर पश्चिम रेलवे से कंपनी को मिला है। 1% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। डिक्सन टेक पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य जो है 22,100 से बढ़ाकर 22,300 किया हुआ है। मार्केट लीडरशिप पोजीशन होने के चलते शेयर पर इनका पॉजिटिव नज़रिया जो है वो बना हुआ है। 1.5% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है शेयर। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद, शुक्रिया ये सारी खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं ऑटो क्षेत्र की। और ऑटो क्षेत्र में रफ्तार तो हमने देखी ये पूरा हफ्ता, लेकिन बुल वर्सेस बेयर लाइक सिनेरियो है। क्योंकि देखिए पिछले दिनों ऑटो सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ी थी। अब यहाँ से फेस्टिवल बूस्ट जो है ऑटो सेक्टर को मिलेगा। और जब GST रेट रैशनलाइजेशन की खबर आई थी, तमाम कंजम्पशन से जुड़े पॉकेट्स जिसमें ऑटो सेक्टर भी शामिल है, हमने वहाँ पर भी बूस्ट अप देखे थे। लेकिन ऑटो शेयरों में आगे की चाल कैसी रहेगी? क्या तेज़ी का दौर जारी रहेगा या फिर मंदी आएगी? बुल वर्सेस बेयर की सारी डिटेल्स लेकर शरद है हमारे साथ। शरद, बताएं कैसे नजर आ रही है ऑटो सेक्टर की चाल? देखिए मानसी, देखिए शॉर्ट टर्म में हिकअप्स रहेगा, तो अगर मोस्ट ऑफ द बेयर केस ना शॉर्ट टर्म रहेगा। अब ट्रेडर हैं तो आप समझ जाइए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो मानसी बुल केस तैयार है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों पॉइंट नेगेट नहीं करेंगे, पीरियड वाइज बांट देते ताकि इजी रहेगा ऑडियंस को समझने के लिए। यहाँ पे देखें तो बुल केस से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव चीज़ रहेगा मानसी। यहाँ पे जो है 14 वीक के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ऑटो इंडेक्स में जो है टेक्निकली देखा जाए चार्ट में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। वही बेयर की बात करते हैं, इस हफ्ते निफ्टी ऑटो इंडेक्स 5% की तेज़ी आई, तो मुनाफा वसूली भी संभव है। अब अगर बात करें तो रोड प्राइसेस जो है टू व्हीलर या स्मॉल कार्स की, उसमें जो है गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि GST की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो जो है और कम हो जाएगी, रैशनलाइजेशन रहेगा। 8 से 10% तक नोमुरा कहते हैं कि सस्ती हो सकती है गाड़ी। लेकिन याद रखिए पुरानी कारों की आज ही न्यूज़ फ्लो भी आई है कि जो रिन्यूअल प्राइस बढ़ने की जो है दिक्कत रहेगी। तो इसके कारण भी जो है आज बाजार में हमें थोड़ी सी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रही है। इन्वेंट्री क्लीनअप जो हो रहा है उसके कारण आपको ऐसे ही डिस्काउंट्स मिलने वाले एज अ कंज्यूमर हुए। वही एक टेंशन रहेगा, अगर आप कंज्यूमर हैं आपको लगेगा कि GST में अगर कटौती हो रही है तो उसके फ़ायदे भी तो हमें मिलने चाहिए। एक तो लास्ट ईयर का डिस्काउंट भी हमें चाहिए और GST के फ़ायदे भी चाहिए। तो उसके कारण शायद जो है डिले कर सकते हैं अपनी परचेज़ को। तो इस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। सप्लाई चेन इश्यूज़ देखें तो ये जो है चाइना के साथ दोस्ती हो गया है, तो वहाँ पे रेयर अर्थ के जो प्रोडक्ट्स है वो खास कर बहुत अच्छे रहेंगे EV सेगमेंट को लेके। वही अगर फेस्टिव सीज़न की बात करें तो बिक्री पर जो है असर अभी जो है कहीं ना कहीं मंदी का देखने लग सकता भी है, क्योंकि किस तरह बेनिफिट आती है उस पर भी जो है बाजार की नज़र जो है रहने वाली है। डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे कंपनीज, यहाँ पे देखें तो एक्सपोर्ट्स पे, नए इंडस्ट्रीज़ पे जो है जा रहे हैं। वही अगर बात करें हायर सेगमेंट पे, लग्जरी SUV 350 cc के ऊपर बाइक के सेगमेंट पे जो ज़्यादा GST लगाने का जो है संभावना भी आ रहा है। तो देखिए बेयर जो है शॉर्ट टर्म है, बुल जो है लॉन्ग टर्म है, लेकिन लार्जली बुल के फेवर में जो है टिल्ट किया जा रहा है। और अभी हम एक एक करके जो है अपने पैनलिस्ट से भी पूछेंगे। राजेश, बाय द डिप कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्वालिटी ऑटो स्टॉक्स में तो अच्छी मूव आज आ ही रही है, तो ज़रा बताएं किस तरह आप देख रहे हैं ऑटो सेक्टर को यहाँ पे, और ऑटो एंसिलरी पे भी आपसे व्यू लेंगे। लेकिन पहले राजेश जी ऑटो से स्टार्ट करते हैं।
शरद जी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रखेंगे ऑटो सेक्टर पे, और नियर टर्म सेटअप के हिसाब से भी जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिला है, हमें लगता है यस, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी तो इसकी इंटैक्ट है, और हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे एक अच्छे मूव बनते हुए दिखेंगे। अगर निफ्टी ऑटो इंडेक्स को भी इटसेल्फ देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, और कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रही है। तो हमारा व्यू यहाँ पे बुलिश ही है ऑटो में। हमें लगता है टू व्हीलर स्पेस पे हीरो मोटर, बजाज ऑटो, ये दोनों स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है, और ये दोनों स्टॉक्स पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले समय में अच्छे अपमूव बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं फोर व्हीलर स्पेस पे हमें लगता है मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दो स्टॉक को ध्यान में रखा जा सकता है। और अभी आप जो अशोक लीलैंड का भी जिक्र कर रहे थे, ये स्टॉक भी एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि मैक्सिमम अगर हम पूरे सेक्टर को एनालाइज करें तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स सेक्टर के ऑटो ऑटो एंसिलरी के एक अच्छे बुलिश साइन ही दिखा रहे हैं नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो हमें लगता है ये सेक्टर अगर ये वॉलेटिलिटी में आपको छोटा मोटा डिप देता है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, और काफी स्टॉक्स में हमें लगता है कि एक अच्छी रैली आगे आने वाले समय में अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। इसीलिए लंबी अवधि के लिए निवेश का नज़रिया अगर ऑटो सेक्टर की इन पर्टिकुलर बात करें तो कन्विक्शन वहाँ पर ज़रूर है। लेकिन अमोल, आपसे ऑटो एंसिलरी पर एक टेक जानना चाहेंगे। बैटरी, टायर, कार्बन ब्लैक से जुड़े जो स्टॉक्स हैं एंसिलरी की लिस्ट में जो आते हैं, एक्सपोर्ट को लेकर अनसर्टेनिटी की वजह से वहाँ पर चैलेंजेस ज़रूर दिखते हैं। आपकी राय ऑटो एंसिलरी की चाल पर क्या होगी? तरीके का सेटअप है। एक तो जो ऑटो के लिए पॉजिटिव न्यूज आई थी, वहां पे एक टू व्हीलर फोर व्हीलर सभी सेगमेंट्स में एक बाउंस बैक देखने को मिला। हीरो मोटो अगर हम जैसे स्टॉक में 17% की ये सीरीज में रैली देखने को मिली, तो नेचुरली जब सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट ऑटो एंसिलरी पे भी आएगा। तो और जिस तरीके से रैली इतने नहीं हुए हैं, बट पैटर्न्स जो है वो इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं। जो सेल ऑफ आ रहा था कंसिस्टेंटली वो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स है जहां पे एक रेंज में फंसा हुआ था, वहां पे एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला था। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये चेंज रहेगा। कैस्ट्रॉल जैसे स्टॉक्स अभी भी थोड़े नीचे ही रहे, वेट रहेगा रिवर्सल के लिए। बट अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो जरूर ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल वेट एंड वॉच का अप्रोच है। ये जब करेक्शन वेव खत्म होगा तब आई थिंक ऑटो एंसिलरी स्टॉक पे फोकस ज्यादा बढ़ेगा। ऑटो एंसिलरी पूरे के पूरे ऑटो क्षेत्र पर, और ऑटो क्षेत्र पर आपको खुद डिसाइड करना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो फिर अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा, और लंबी अवधि का निवेश का नजरिया अगर रखते हैं तो फिर ऑल पॉजिटिव्स, वहां पर कन्विक्शन काफी नजर आ रहा है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो BTS STBT ट्रेड्स और क्यूज एंड ट्रिगर्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहेंगे। 6 शेयर इस वक्त हरे निशान के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। भारतीय एयरटेल में तो बहुत ही मामूली सी बढ़त है 0.04% की। और कंजम्पशन और सीमेंट, ये जो कंपनीज इसमें आप देखेंगे ना, आज प्रेशर ज़्यादा है। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ये भारी गिरावट 2 से 2.5% के आसपास की यहाँ पर आपको दिखेगा। और बाकी शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि सीमेंट में आज कमजोरी का ही माहौल है। कंजम्पशन में ITC भी आप जोड़ लें, हीरो मोटो जोड़ लें, तो आज हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, GST का ट्रिगर 1-2 दिन का नहीं है, वो थोड़ा सा लंबा मुझे लगता है खींचना चाहिए। तो किसी को अगर लोअर लेवल पर बाइंग करनी हो तो एक अपॉर्चुनिटी बन तो सकती है। राजेश जी, आपका क्या मानना है? कोई अगर 3-4 शेयर आप बता दें जहां जिसमें लोग अगर रैली मिस कर चुके हैं, अगर जो तेजी आई थी पिछले, अगर हम 5-6 सत्र की बात करें, तो आपके हिसाब से कहां पर नजर होनी चाहिए? गिरावट में मौके कहां बनेंगे? तो देखिए अभिषेक जी, गिरावट में मौके तो काफी कुछ सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना था, जिसमें ऑटोमोबाइल पे ऑलरेडी हमने चर्चा करी है। ऑटोमोबाइल हमें लगता है कि यहाँ से एक सेक्टर है जो कि गिरावट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा वापस से बाय करने के लिए, तो यहाँ पे आप फोकस रख सकते हैं। वहीं हम देखें कुछ चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा था। हालांकि मार्केट के करेक्शन के साथ थोड़ा यहाँ पे भी डिप देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है काफी स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट बने हुए हैं। जैसे ग्रासिम हमें पसंद आ रहा है कि इसमें डेली चार्ट पे देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जिसके टारगेट हमें लगता है कि 2950 से 3000 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो ये गिरावट में ग्रासिम में यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। ये स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है।
वहीं अगर हम सीमेंट में दूसरे स्टॉक की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक अच्छा सस्टेन अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है। हालांकि एक डिप यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन डिप में अगर ये स्टॉक 12,200 12,100 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। कुछ पॉकेट्स जो कि हमें पसंद आ रही है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे केमिकल स्पेस में भी एक अच्छा रैली के बाद थोड़ा यहाँ पे करेक्टिव मूव देखने को मिला है, तो उसमें हमें लगता है कुछ स्टॉक जो कि एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। तो एक नवीन फ्लोरिन पे हमारा व्यू बुलिश है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, तो हमें लगता है डिप में यहाँ पे 5,000 के आसपास अगर नवीन फ्लोराइन भी मिलता है तो ये भी स्टॉक एक अट्रैक्टिव बाइंग बेट बन सकता है। तो वहां पे इसको बाई किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4,950। 50 के साथ आप नवीन फ्लोरिन को भी खरीद सकते हैं। लेकिन सीमेंट में आप देखेंगे ना, सारे के सारे शेयर इस वक्त आपको दिन के निचले स्तर पर दिखाई देंगे। अल्ट्राटेक कमजोर है, अंबुजा कमजोर है, एसीसी में हम गिरावट देख रहे हैं। भारी गिरावट स्टार सीमेंट के शेयर में है, जेके सीमेंट के शेयर में कमजोरी है, रैमको कमजोर है। तो अक्रॉस द बोर्ड भारी भरकम गिरावट है और दिन के निचले स्तर पर ये शेयर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। पेंट में हम देख रहे हैं कि कांसाई नेरोलक कमज़ोर है। एशियन पेंट्स में हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है। एक बार एक राय आपसे अमोल, लेकिन रैलिस पर चाहिए। रैलिस हमने देखा कि 350 रुपये के ऊपर जब निकला तो ऐसा लगा कि नहीं सस्टेन करेगा, आगे बढ़ेगा। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया। 375 रुपये के आसपास के भाव हैं अभी रैलिस के, 3% की तेज़ी है। रैलिस आपको लगता है कि मूव और ये दिखाएगा शेयर यहाँ से? जी बिल्कुल। एक तो ये जोन कंसिस्टेंटली एक इम्पोर्टेंट जोन रहा है रैलीज के लिए। जब भी यहाँ पे करेक्शन वीकली पे ट्रिगर हुआ है, करेक्शन लंबा चला है। दूसरा, अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो जिस रेंज में फंसा हुआ है वो लोअर बाउंड्री आ रही है अराउंड 360 के आसपास, ऑन द हायर साइड अपर बाउंड्री आ रही है अराउंड 380 385 के आसपास। रेंज ब्रेकआउट का जरूर वेट करेंगे, बट अगर ये रेंज ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो रैलीज एक नए टेरिटरी में एंटर हो सकता है। और एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रैलीज में एक रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूं तो जब तक ये 360 350 के ऊपर है, मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। बिलो अगर 350 जाता है तो थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज हो सकता है, फिर एक करेक्शन की तरफ चांसेस बढ़ते हुए देखने को मिले। फिलहाल रेंज बाउंड टेक्सचर है और ब्रेकआउट का वेट रहेगा। ठीक है, रेंज बाउंड है, ब्रेकआउट का वेट करेंगे रैलीस में। हमने देखा है रैलीस को चला तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि 380 रुपये यही वो लेवल है जहां पर आके ये शेयर थोड़ा फंसता है। और आज भी हमने 384 तक जाते हुए देखा, लेकिन वहां पर सस्टेन किया नहीं। ये एक ट्रेंड रैलीस हमने देखा है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कंफर्मेशन एक बार आ जाए, फिर आपको रैलीस पर नई रैली के लिए तेज़ी करने की सलाह होगी। चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त फिर से हो गया है, बहुत छोटा सा ब्रेक होगा। और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको हम BTST और STBT ट्रेड बताएंगे। हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि उनका कन्विक्शन कहां पर है और क्या सौदे लेकर जाने हैं आपको सोमवार के लिए। अमोल जी से, राजेश जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे फिर से। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और बाजार की गिरावट बढ़ते जा रही है और इसमें जो है रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है। डायरेक्टर साहब, तीनों स्टॉक्स को चार्ट्स को एक बार लेके आए। रिलायंस डेज लो पे है, 1409 पे आ गया है। HDFC बैंक यहाँ पे भी देखिए गिरावट है, लगभग 1.5% का गिरावट। ICICI बैंक पे भी एक बार फोकस करें। पूरी तरह जो है ड्रैग किए जा रहे हैं ये लार्जर प्लेयर्स। मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैटिश है, बट एक्शन जो है आपको लार्ज कैप से इसमें दिखने मिला। सेलिंग इंटेंसिफाई की एक बार रिलायंस में मेरी नज़र आ रही है, और ख़ास करके रिलायंस में 3-4 मूविंग फैक्टर्स आ रहे हैं और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जियो लिस्टिंग की भी देखते मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। AGM जो है 29 अगस्त को आएगा। याद रखिए ये मार्केट हाउस में अनाउंसमेंट आने वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है। इसका मतलब इम्पैक्ट जो है उसी दिन दिख जाएगा जिस तरह अनाउंसमेंट्स आने लगेंगे। तो रिलायंस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। एक टाइप से ब्रीदर ले रहा है, पोजिशनरी स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ है ही। और राजेश जी, एक बार रिलायंस पे आपकी राय लेना चाहूँगा, और यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे रिलायंस पे व्यू बुलिश है और स्टॉक में हमने देखा था कि पिछले दिनों में एक अच्छी रैली यहाँ पे बनते हुए दिखी। थोड़ा साइडवेज
कंसोलिडेशन एक रैली के बाद यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। लेकिन हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 1380 1390 के ऊपर सस्टेन है, ट्रेंड इसका बुलिश साइड पे ही यहाँ पे आते हुए दिखेगा। हालांकि यहाँ पे स्टॉक में हायर लेवल से एक करेक्शन जरूर बना था, लेकिन अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम स्टॉक ने अपने 1370-80 के जोन से ही यहाँ पे एक पुल बैक बनाया है। और तो हमें लगता है कि बने रहना चाहिए, अभी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। 1430 1440 इसके इमीडिएट हर्डल है। जैसे ही वो लेवल का ब्रेकआउट होगा तो फिर स्टॉक में एक अच्छा अप मूव टुवर्ड्स 1500 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। तो मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, उसके चलते ये स्टॉक भी इनलाइन विद मार्केट एक्शन ही थोड़ा करेक्ट होते हुए जरूर दिखा है, लेकिन ये डिप्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी रिलायंस में विद स्टॉप लॉस ऑफ 1380। राय है स्टॉप लॉस 1380 का। डायरेक्टर साहब एक बार ठप्पा लगाएं बाय ऑन डिप का रिलायंस पे। देखिए अभी जो भाव है लगभग 1400 के ऊपर जो है सस्टेन कर रहा है। 1380 का स्टॉप लॉस है। राजेश जी की जो है राय आ रही है। लेकिन सीमेंट स्टॉक्स पे भी एक बार नजर डालेंगे। सीमेंट सेक्टर पर यूबीएस काफी बुलिश है, इसकी वजह क्या है जानते हैं अभिषेक से। शरद, वैसे तो आप देखेंगे सारे के सारे सीमेंट शेयर आज नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है और यूबीएस बुलिश साउंड कर रहा है। कुछ कुछ फैक्टर्स गिनाए हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि कौन से उनके टॉप पिक है। अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक और डालमिया भारत, इन 3 शेयरों को उन्होंने टॉप पिक बताया है। अब रीजन क्या है? यूबीएस का कहना है कि आगे कैपेसिटी एडिशन हम होते हुए देखेंगे और ये एक ट्रिगर बनेगा। प्राइसेस में थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ तो रही है, लेकिन यूबीएस को लगता है कि FY26 और FY27 में कीमतों में आगे हम और अप्रिशिएशन होते हुए देखेंगे सीमेंट के। पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में पहली तिमाही में हमने कीमतों में अच्छी बढ़त देखी है और अगस्त में दक्षिण भारत में 10 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी भी हुई है भाव में। वॉल्यूम भी कंपनीज का बढ़ेगा, इसको लेकर यूबीएस बुलिश है और उम्मीद जताई है कि सालाना आधार पर कंपाउंडिंग जो ग्रोथ होगी वो होगी 7 से 8% पर। एक और चीज होगी, अब थोड़ा हम कंसोलिडेशन भी सेक्टर में देख रहे हैं, तो यूबीएस का भी मानना है कि कॉस्ट को लेकर सिनर्जी भी आएगी और कॉस्ट कम होगी तो उससे मार्जिन कंपनीज का बेहतर होगा। यह भी कहा यूबीएस ने कि अंबुजा और अल्ट्राटेक, इन 2 कंपनियों के मार्जिन में ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है और आगे सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन जारी रहेगा, जिससे कंपनीज को फायदा होगा और ये प्राइसिंग तो बढ़ेगी, लेकिन कॉस्ट में कमी से उनको और आगे बेहतरी देखने को मिलेगी। खर्च घटेगा कैसे? देखिए कंपनीज का एक तो यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर जब बढ़ेगा तो थोड़ी कॉस्ट एफिशिएंसी वहां से आ जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी गाड़ियां हैं, इनसे अगर ढुलाई होती है तो थोड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वहां से हो जाएगा। रेलवे से ढुलाई अगर बढ़ती है अगर कंपनीज की, तो ये थोड़ा और कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इन्होंने गिनाए तो हैं और अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, डालमिया भारत को अपने टॉपिक बताए हैं, लेकिन आज दिन ऐसा है कि सारे के सारे शेयरों को हम आज नीचे जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन किसी को अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो के लिए बाइंग करनी हो, लंबी अवधि का नजरिया रखना हो, तो कम से कम इन 3 शेयरों पर आप फोकस करके चलिए। और अल्ट्राटेक को लेकर तो एक तरह से कंसेंसस बाय होता है। ये सबसे बड़ी कंपनी है वॉल्यूम के लिहाज से, या फिर अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो अनडाउटेडली एक दिग्गज है और इसको लेकर सब कोई बुलिश होते हैं। और आज 2% से ज्यादा की गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि निवेश के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी बन जाए। फंडामेंटली स्ट्रक्चरली स्टॉक्स अच्छे हैं और बाय द डिप भी आ सकता है और ये वन ऑफ है। आज ऑफ कोर्स सारे ही काउंटर्स रिलैक्स कर रहे हैं, खास करके लार्ज कैप्स पे, तो उस पर भी जो है हमारी जो है नज़र रहने वाली है। इंटरेस्टिंगली जो है गिरावट जो है बढ़ गया है, डेज लो पे कुछ कुछ स्टॉक्स आने लगे हैं। तो और अभिषेक बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले, नज़ारा टेक पे भी जो है गिरावट आ रहा था। लेकिन जल्द से राजेश अमोल जी आपसे हम जो है BTST STBT ट्रेड्स लेके जाते हैं। आपको कोई देना है BTST STBT ट्रेड? राजेश जी आपसे शुरुआत करते हैं। तो शरद जी एक ही स्टॉक पसंद आ रहा है जिसमें फार्मा स्पेस पे सिप्ला पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो सिप्ला यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और हमें लगता है सिप्ला का जो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बना है ये 1630 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1570। BTST पिक रहेगी सिप्ला, तो डायरेक्टर साहब सिप्ला पे जो है BTST का मुहर लगा दे। यहाँ पे जो है आप देखेंगे स्टॉक लगभग 1600 रुपये तक ही है और ऑलमोस्ट फ्लैटिश है अभी। अमोल आपके तरफ से कुछ रहेगा BTST STBT ट्रेड? फिलहाल तो नहीं दे रहा हूँ, बट ध्यान जरूर रहेगा PEL की तरफ। ओवरसोल्ड है, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो एक पुल बैक रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट है। 370 का सपोर्ट रहेगा।
तो यहाँ पे देखें तो BEL पे जो है नज़र जो है हमारी ज़रूर रहने वाली है। चलिए, तो यहाँ पे जो है मोमेंटम तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है बाजार में। अब स्मॉल कैप और मिड कैप में भी डिप आ रहा है। डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स इनको भी एक बार नज़र डालें। यहाँ पे भी अब गिरावट आ रहा है। पहले यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था, लार्जली फ्लैटिश थे, लेकिन अब देख रहे हैं थोड़ी सी बेरिशनेस देखने मिल रही है। डेज लो पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स भी है। जल्दी से एक एक करके पिक लेते हैं। राजेश जी, मिड कैप की अब बात करेंगे। मिड कैप में कौन सा स्टॉक जो है यहाँ पे अच्छा लग रहा है? लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी होता है, जल्दी से बताएं। तो मिड कैप में हमें यहाँ पे देखने को लग रहा है सोनाकॉम में यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में करेक्शन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज के सेशन में स्टॉक एक पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोनाकॉम स्टार को यहाँ पे बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 460। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 442 के आसपास। जल्द से जो पिक आई है सोनाकॉम सर के। अमोल जी, आपकी जल्दी से बताएं कौन सा पिक रहेगा? जी बिल्कुल, मुथूट फाइनेंस के ऊपर फोकस रहेगा। एक रैली के बाद एक करेक्शन दिखा है, एक पॉजिटिव साइड पे ये बड़ा सेटअप, तो 2640 एक इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड अगेन 2780 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। ये हफ्ता तो बहुत अच्छा था। अगर बाजार के बारे में बात करें तो सेकेंड स्ट्रेट वीक ऑफ गेंस का जो है क्लोजिंग का एक्सपेक्टेशन है वो 24,800 निफ्टी का। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो सपोर्ट लाइकली है ये मेंटेन रहेगा। निफ्टी बैंक का भी 55,000 का है। तो अगर आप हफ्ते बेसिस पे देखें तो सारे ही सेक्टर्स में जो अच्छी अपमूव आई है, खास करके ऑटो, रियल्टी, FMCG, IT पैक में। पर आज के दिन के ट्रेड में जो है कूल ऑफ देखने मिला। एशियन पेंट्स, ग्रासिम, अदानी एंटरप्राइजेज और सीमेंट, लास्ट 20 मिनट्स में सारे सीमेंट स्टॉक्स में जो है क्रैक देखने मिली है। हीरो मोटोकॉर्प में भी जो है आप देखें डाउन टिक है, 2% से ज़्यादा की गिरावट जो आपको निफ्टी लूजर्स में देखने मिल रही है। रिलायंस की बात करें, आपके HDFC बैंक की बात करें तो ये हैवी वेट्स ने भी जो है निफ्टी को लास्ट मोमेंट में ड्रैग किया है। शुरुआती स्तर पे जो था 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट 1:2 का हो गया है बेस के प्रति। और निफ्टी बैंक में भी देखें तो गिरावट और ज़्यादा बढ़ी है, 600 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट आ रहा है। निफ्टी में 200 पॉइंट के ऊपर गिरावट देखने मिल रही है। तो ऑफकोर्स कूल ऑफ सेशन ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा ही कूल ऑफ है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है वहाँ पे रिस्पेक्ट ज़रूर दिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे हरे निशान पे जो है अपमूव देखने मिल रहा है। लेकिन आज डेली बेसिस पे बोले तो टेलीकॉम सेक्टर एकमात्र सेक्टर था जहाँ पे आप देखें कि अच्छी अपमूव देखने मिल रही थी, और ये हमने आपको बताया भी। हालांकि कैपिटल गुड्स में भी जो है कुछ पॉकेट्स में अच्छी मोमेंटम आई थी, लेकिन मेटल, FMCG, रियल्टी, ऑयल गैस, IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इवन ऑटो और इंडस्ट्रियल्स में जो है चौतरफा सेलिंग देखने मिली है। और वोडाफोन आइडिया ये यहाँ पे लगभग 7% ऊपर था न्यूज़ फ्लोज के ऊपर, और इंडस टावर्स और भारती एयरटेल में भी जो है मोमेंटम अच्छा है। बट नेट हफ्ता अच्छा था और दिन जो था वो आप देखेंगे वीकनेस दिखने पड़ा मार्केट में। और ऑफ कोर्स देखें तो आपके जो है ग्लोबल क्यूज़ पे भी जो है इस वीकेंड पे बहुत सारे न्यूज़ फ्लो रहेंगे। लेकिन चलिए, धन्यवाद राजेश और अमोल, आप हमारे साथ जुड़े और अहम कॉल्स बताए, और आज की बाजार की वॉलेटिलिटी में भी कमाई के मौके आप हमारे को ढूंढ के दिए। तो चलिए, मुझे और अभिषेक को जो है आज्ञा दें और आप हमारे साथ जुड़े रहे। ET Now स्वदेश देखें।